कि नदी, झील, आकाश, पृथ्वी, वन ये सब हमारे श्रेष्ठ शिक्षक है। जो ज्ञान हमें पुस्तकों से नहीं मिलता वो सब ज्ञान हमें इनसे मिलता है। बस हमें इनके बीच रहकर अपना दिमाग खोलकर सचेत रहकर इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। मुश्किल समय में ये प्रकृति हमारी रक्षक बनती है। एक टीचर, एक फिलोसोफर, एक इकोनॉमिस्ट, एक रॉयल एडवाइजर, इन सब के गुण इसी महापुरुष में थे और वो थे आचार्य चाणक्य। हर वो बिजनेसमैन, लीडर, पॉलिटिशियन जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है उसे आचार्य चाणक्य को समझना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज देश में जितने भी मिनिस्ट्रीज है उन सब के कामों को अच्छे से देखने और मैनेज करने में ये भली भांति सक्षम थे। चाणक्य की कुटिल चालों को ना तो दुश्मन समझ पाते थे ना ही भांप पाते थे। इन्हीं कुटिल चालों के चलते हुए आचार्य चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाने लगा। परखना मत, परखने में कोई भी अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, लेकिन कुछ चेहरे तो आपको परखने पड़ेंगे जिनके साथ मिलकर आपको आगे बढ़ना है। आचार्य चाणक्य की ये विशेषता थी कि वह बंदे को देखकर उसके बारे में सब बता देते थे, बिल्कुल एक्यूरेट रिएक्शन देते थे, उसके बिहेवियर के बारे में एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते थे वो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी दो घटनाएं जिन्होंने बदलदार चाणक्य की जिंदगी बना डाला उन्हें कौटिल्य, जी हाँ, नंबर 1 सिकंदर का भारत पर आक्रमण, नंबर 2 धनानंद से बेइज्जती का बदला। मैं हूं वंशिका रिखी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शाश्वत ज्ञान में। आज हम जानेंगे चाणक्य, कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, देश के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में। उनके जन्म से लेकर भारत को मौर्य साम्राज्य, सबसे बड़े साम्राज्य में बदल डालने के सफर के बारे में। पिता का नाम जनक तो माता का नाम चाणेश्वरी, इसी वजह से उनका नाम भी चाणक्य रखा गया। चाणक्य बचपन से ही स्वस्थ थे लेकिन उनका रंग घनश्याम वर्ण का था। चाणक्य के मुंह में जन्म से ही 2 दांत थे और इसी वजह से उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। उस समय मगध पर यूनानी हमले हो रहे थे और आस पड़ोस के देश भी मगध को हथियाना चाहते थे। उस समय मगध पर काले बादल छाए हुए थे। उनके माता पिता की यह मान्यता थी कि इन्हीं बुराइयों की वजह से वे घनश्याम वर्ण के पैदा हुए। चाणक्य के जन्म के कुछ ही समय बाद वहां पर एक जैन मुनि आते हैं और जैन मुनि चाणक्य के दांत को देखते ही कहते हैं कि ये लड़का राजा बनेगा। लेकिन ये सुनकर उनके माता पिता चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वे अपने बेटे को राजा नहीं बल्कि एक आचार्य या फिर जैन मुनि बनाना चाहते हैं। और जैन मुनि कहते हैं कि अगर इसके दांत तोड़ दिए जाए तो ये राजा नहीं तो राज्य का निर्माता बन सकता है। जनक बाहर ले जाकर अपने बेटे का दांत तोड़ देते हैं। जनक को दिन रात देश की चिंता सताती है क्योंकि वहाँ के राजा धनानंद दिन रात ऐश्वर्य में लीन रहते हैं और इसी वजह से वो वहाँ के मुख्यमंत्री बनकर सारी बुराइयां मिटा देना चाहते हैं। और इसीलिए वो महल के मुख्य द्वारपाल शपटाल के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं धनानंद को जड़ से उखाड़ डालने की। और ये गुप्त योजना धनानंद को पता चल जाती है और वो देश विद्रोह के आरोप में जनक का सिर काट कर राजधानी के चौराहे पर लटका देते हैं। किसी तरह से चाणक्य अपने पिता का सिर निकालते हैं और गंगा जल को अपने हाथ में लेकर शपथ लेते हैं कि वे पकी हुई चीज तब तक नहीं खाएंगे जब तक वे धनानंद से अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं ले पाते हैं। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे जनक पुत्र कौटिल्य की मुलाकात एक पंडित से होती है जिनका नाम राधा मोहन था। लेकिन वो राधा मोहन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, वो अपने आप को विष्णुगुप्त बताते हैं। और राधा मोहन की मदद से ही उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय जो इस समय पाकिस्तान की रावलपिंडी में है वहां पर एडमिशन मिलता है और वहां पर उन्हें वेदों और अर्थशास्त्रों की बहुत अच्छे ज्ञान प्राप्त होता है और आगे चलकर वो वहां तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही आचार्य के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। जिस समय विष्णुगुप्त आचार्य के पद पर थे तब कम से कम वो 45 साल के होंगे और उस समय सिकंदर ने पोरस को हरा के आसपास के राज्यों को तहस नहस कर दिया और वो तक्षशिला तक पहुंच गए। उस समय विष्णुगुप्त ने अनुमान लगा लिया कि इसके बाद अगला सिकंदर का शिकार होगा मगध। और टाइम की मैनेजमेंट, टाइम की एलोकेशन, इफेक्टिव प्लानिंग ये सब उनको आता था। किस चीज को कब और कैसे करना है ये वो अच्छे तरीके से जानते थे। उस समय विष्णुगुप्त ने संकल्प ले लिया कि अब वो अखंड भारत का निर्माण करेंगे। इसी के चलते विष्णुगुप्त अलग-अलग राजाओं से मिले और फिर वो अपने गृह प्रदेश मगध वापस लौटे। शपटाल की मदद से अपनी पहचान को छुपाते हुए वे राजा धनानंद से मिले और राजा धनानंद को अपने राज्य के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सिकंदर
कि वो 800 मिलियन सोने के सिक्के तैयार कर लेते हैं। अब धनानंद को खाट फेंकने के लिए और सिकंदर को हराने के लिए उनके पास कुछ धन तो एकत्रित हो जाता है। अब उन्हें मगध के भावी राजा की तलाश होती है। इसी तलाश के चलते वे हिमालय के पास के पीपली वन गांव में पहुंचते हैं। वहां पर वे कुछ बच्चे राजा और प्रजा का खेल खेल रहे होते हैं। सभी बच्चों को वे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और राजा अपने बच्चे को ऑब्जर्व करके वे कह देते हैं कि इस बच्चे में राजा बनने के सभी गुण हैं। और ये वही बच्चा चंदू था जो आगे चलकर मगध साम्राज्य का राजा बना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंदू को परखने के लिए चाणक्य वहां पर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम राजा हो और मैं ब्राह्मण हूँ, क्या तुम मुझे एक गाय प्रदान करोगे? तो फिर चंदू कहता है कि ये सारी गाय है, तुम्हें जो गाय चाहिए वो ले लो। चाणक्य कहते हैं इनमें से कोई भी गाय तुम्हारी नहीं है, तो तुम मुझे कैसे गाय दे सकते हो? चंदू कहता है कि मेरे पिता ने मुझे एक शिक्षा दी थी कि जिस राज्य में ब्राह्मण का सत्कार नहीं होता वहां पर वो साम्राज्य कभी भी फल फूल नहीं सकता। आपको इनमें से जो गाय चाहिए आप ले जा सकते हैं, जो भी आपको रोकेगा उसे मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। अब चाणक्य ने चंदू के बारे में खोजबीन शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि राजसी लालच के चलते हुए धनानंद ने चंदू के पिता को मरवा दिया था और चंदू को देश निकाला दे दिया था। अब चाणक्य चंदू को अपने साथ ले गए। दक्षिणा विश्वविद्यालय में चाणक्य चंद्रगुप्त को मिलिट्री ट्रेनिंग, गोपनीयता, राजनीति, पूरा लिटरेरी वर्क और अर्थशास्त्रों का ज्ञान देने लगे। उसे पूरा ग्रूम करने लगे। चंद्रगुप्त भी दिन रात परिश्रम की आग में तपकर सोना बनने लगे। चाणक्य की डिटरमिनेशन इस बात से पता चलती है कि छोटे से बच्चे के सहारे उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। 7 साल की कड़ी मेहनत और उसको ट्रेनिंग दी, इतने सारे संस्कार दिए और शास्त्रों का भी ज्ञान दिया। इमेजिन कि एक छोटे से बच्चे के प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करके सिकंदर को हरा डालने का निश्चय कर लिया, और वो भी इतना पहले। चंदू को तो खुद पर भी भरोसा नहीं था, ये तो बस उसकी भक्ति और निष्ठा थी। वो चाणक्य को फॉलो करते गए, जो उन्होंने गाइडेंस दी और एडवाइस दी उसको फॉलो करते चले। अब इतने सालों की मेहनत के बाद चंद्रगुप्त एक महान योद्धा बन चुके थे। अब युद्ध के लिए उन्हें कठिन तैयारी, सैन्य शक्ति और जन समर्थन की आवश्यकता थी। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा कि अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आसपास के जंगलों में जाकर के वहां के जनजातियों और जातियों को इकट्ठा करके उनमें से योद्धाओं को चुनना है और एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना है। वहां के आदिवासियों को भी इकट्ठा करके उनमें जन चेतना जागृत करनी है। और ध्यान रखना, ये काम बहुत गोपनीयता से होना चाहिए। जब चंद्रगुप्त योद्धाओं की सेना का निर्माण कर रहे थे तब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था और यहाँ पर चाणक्य ने गंधार और भारत के सभी 16 महाजनपदों को इकट्ठा करके युद्ध नीति बनाई थी। और पुरस का राजा भी चाणक्य से बहुत प्रभावित होकर उनके साथ मिल गया था, क्योंकि चाणक्य ने मगध को जीतने के बाद मगध का कुछ हिस्सा उनको देने का प्रलोभन दे रखा था। चाणक्य जानते थे कि अगर शत्रु की सेना पर हमला करना है, शत्रु को हराना है, तो उसके अंदर की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से चंद्रगुप्त किसी तरह से सिकंदर की सेना में शामिल हो गए और बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी सिपाही बन गए। इसके बाद उन्होंने कई तरह की भ्रांतियां फैलाई उनके अंदर और उनका मनोबल तोड़ना शुरू कर दिया। उनके अंदर की सारी जानकारी उन्होंने प्राप्त करना शुरू कर दी। सारी जानकारी हासिल करने के बाद चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना पर आक्रमण कर दिया और उगने स्थान से ही वापस मोड़ दिया। सिकंदर का प्रमुख सेनापति सेल्यूकस पर भी दमादम आक्रमण करने के बाद अपनी जीत के झंडे बुलंद किए। सभी जन से 323 साल पहले सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी और इस समय तक पंजाब, ईरान, गंधार और सिंधु के कई बड़े इलाकों पर यूनानी सेनापतियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी सी सेना के साथ यूनानी सेनापतियों पर लगातार आक्रमण किए और पंजाब को यूनानी सेना से मुक्त करवाकर अपना शासन स्थापित किया। इतिहास में इस घटना को चंद्रगुप्त राज्यारोहण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपनी पहली जीत के बाद चंद्रगुप्त ने अखंड भारत के निर्माण का बिगुल फूका। अब उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। उन्होंने 5000 हाथी घोड़ों की सेना के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया, लेकिन दोपहर होते होते मगध की सेना ने उन्हें उखाड़ फेंका। धनानंद के साम्राज्य से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। वे क्रूर लेकिन ताकतवर नेता थे। उनके पास 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़ सेना, 2000 रथ और 3000 हाथियों की सेना थी। उनको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत थी धनानंद के साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए। किसी तरह से चाणक्य और चंद्रगुप्त एक झोपड़ी के पीछे जाकर छिप गए। झोपड़ी के अंदर माँ कुछ खाना पका रही थी और बेटा गरम गरम खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाल के खाने लगा। वो बहुत जोर से चिल्लाया। माँ ने कहा, पागल हो गया है, चाणक्य की तरह बीच में हाथ डालेगा तो जलेगा ही ना, कोने कोने से खा। और बाहर चाणक्य ये सारी बातें सुन रहा था। चाणक्य को समझ आ गया कि उसे परिधि पर आक्रमण करना पड़ेगा और उसे ये भी समझ आ गया कि इतनी छोटी सी सेना के साथ ये काम संभव नहीं है। चाणक्य जान चुका था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। इसी वजह से उसने कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई।
परिधि पर हमला। उसने जहां पर धनानंद की कमजोर पकड़ थी वहां पर चंद्रगुप्त ने हमला करना शुरू कर दिया। शत्रु की जासूसी, वे कई बार अलग अलग तरीकों से शत्रु की जासूसी करवाते थे और कई बार तो वे अपने ही जासूसों की जासूसी करवा लेते थे। इस तरीके से उनके पास एक ईमानदार सेना का निर्माण हुआ। आज्ञाकारी सेना, जब आपके हाथ में विष फैल रहा है तब आप अपने हाथ को ही कटवा देंगे। इसी प्रकार उनकी जो सेना खड़ी नहीं उतरती थी उन्हें वे अपने विश्वास पात्र सेना से दूर ही रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बुराई बाकी सारे गुणों को नष्ट कर सकती है। विष कन्याओं की सेना, इतिहास में सब पहली बार हुआ था कि चाणक्य ने एक विष कन्याओं की सेना को तैयार किया और उन्हें धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा विष देने लगे और ये विष कन्याएं पर सुंदरियां सभी राजाओं को मोहित कर उन्हें काट कर अपने विष से मार देती थी। बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम, ये आरक्षण के सख्त खिलाफ थे। जो लोग कैपेबल हैं उन्हीं को ये आगे बढ़ाते थे और सिलेक्ट करते थे। इस तरह से उन्होंने एक हाई परफॉर्मेंस केपेबल लोगों की टीम बनाई। ये सारी स्ट्रैटेजीज को पैरेलल कर रहे थे। थिंक डिफरेंटली, चाणक्य ने वात्स्यायन मुनि का भेष धारण कर अलग अलग गांव में प्रवचन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रेम से आध्यात्मिक तरीकों से उनके आत्मा मन बुद्धि को जीतने लगे और अपनी वाणी की शक्ति से उन्हें प्रभावित करके 8 लाख लोगों की सेना तैयार कर ली। ये सेना ऑलरेडी मगध की सेना से 4 गुना बड़ी थी। अपनी ही स्ट्रैटेजीज को परखना, इन्होंने पहले क्या गलती की थी कि प्लानिंग करी और उसको लॉन्च कर दिया, लेकिन ये हार गए थे। अब इन्होंने क्या किया, प्लानिंग थी उसको टेस्ट किया, उसमें प्रैक्टिसेस किए और फिर लॉन्च किया, जिससे ये हर तरीके की स्थिति के लिए तैयार हो चुके थे। कोलैबोरेशन, इन्होंने कई सारे राजाओं को इकट्ठा करा, कश्मीरी राजा पर्वतक, कई सारे यूनानी राजाओं और पोरस्टन के साथ पहले से थाई और कई सारे समुद्री लुटेरों को भी इन्होंने अपने साथ किया और धीरे धीरे इन सभी स्ट्रैटेजीज को पैरेलल फॉलो करते हुए नंदा डायनेस्टी को हिला कर रख दिया। धनानंद को हराने के बाद अब चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया गया, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त के प्राणों को सुरक्षित रखने की भी प्रतिज्ञा ले रखी थी। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि चंद्रगुप्त को किसी भी और तरीके से मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे एक महान योद्धा है, लेकिन सिर्फ उन्हें विष के प्रति मारा जा सकता है और इसीलिए उन्होंने विष की थोड़ी सी खुराक उनके खाने में मिलाना शुरू कर दी, जिससे उनके शरीर में विष के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। जो विष वाला भोजन चंद्रगुप्त को खिलाया जाता था वो चंद्रगुप्त ने गलती से रानी दुर्धरा को खिला दिया और उस समय रानी दुर्धरा गर्भवती थी। उनके पेट में जो बच्चा था उनको जब निकाला गया तब उसके माथे पर एक विष का बिंदु था और इसी वजह से उसके बच्चे का नाम रखा गया बिंदुसार। चाणक्य के बारे में कुछ और बातें प्रचलित हैं। एक बार जब एक ग्रीक एथनोग्राफर चाणक्य से मिलने आया तब चाणक्य कुछ राज्य संबंधित कार्य कर रहे थे और वो ग्रीक एथनोग्राफर उनके पास ही प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही चाणक्य का कार्य खत्म हुआ उन्होंने जो दिया जला रखा था उसे बुझाकर दूसरा दिया जला दिया। उनसे जब ये कार्य करने का पूछा गया तब उन्होंने कहा कि जब मैं राज्य संबंधित कार्य कर रहा था तब मैं राज्य का ही तेल यूज कर रहा था, लेकिन अब तुम मुझसे मिलने आए हो, ये मेरा निजी कार्य है, तो मैं अपना ही वस्तु यूज करूंगा। चाणक्य की मृत्यु के बारे में प्रमाणित लेख नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म के लोगों की तरह उन्होंने भी अपने आप को भूख से तड़पाकर अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब बिंदुसार को अपने अस्तित्व का पता चला कि चाणक्य के जहर देने की वजह से उनकी मां की मृत्यु हो गई, तब वे उनसे नफरत करने लगे और चाणक्य ने महल का त्याग कर वनों में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।